सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया और वो था सत्याग्रह।
एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें किन्हीं भी दो पूर्णांकों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी दुकानदार को एक पेन बेचने पर 5 रुपए लाभ यानी प्रॉफिट होता है, लेकिन एक किताब बेचने पर 5 रुपए का नुकसान यानी लॉस होता है। आइए इन पूर्णांकों की तुलना करें। पूर्णांकों की तुलना करने के लिए संख्या रेखा एक उपयुक्त साधन है। आइए पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाएं। सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को 0 से व्यक्त कर सकते हैं। जिस बिंदु को 0 से व्यक्त किया जाता है उसके दाईं ओर 1, 2, 3 इत्यादि धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इन्हें धन चिन्ह यानी प्लस साइन के साथ यानी कि धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि से व्यक्त करना भी सही है। इसी तरह 0 के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से यह बन गई पूर्णांकों की संख्या रेखा। यहाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों की संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांक 0 के दाईं ओर होते हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं ओर। यह एक क्षैतिज संख्या रेखा यानी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। इसी प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा यानी वर्टिकल नंबर लाइन भी बना सकते हैं। इस पर 0 से ऊपर धनात्मक पूर्णांक व्यक्त किए जाते हैं और 0 से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक। इस वीडियो में हम क्षैतिज संख्या रेखा का ही प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें संख्या रेखा पर धन 5 अंकित करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। आपने बिल्कुल सही सोचा। चूंकि धन 5 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए हम 0 से दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और धन 5 व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार ऋण 5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए संख्या रेखा पर इसे व्यक्त करने के लिए 0 से बाईं ओर 5 कदम चलेंगे और ऋण 5 व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और अगर हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। इसी समझ के साथ हम कह सकते हैं कि धन 5 ऋण 5 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए धन 5 ऋण 5 से बड़ी संख्या है। ध्यान दें कि तुलना के लिए प्रयोग किए चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी प्रतियोगिता में मीरा को धन 4 अंक प्राप्त हुए, रमन को धन 6 अंक प्राप्त हुए, समीर को ऋण 5 अंक प्राप्त हुए और अंकिता को ऋण 3 अंक प्राप्त हुए। अगर हमें पता करना है सबसे ज्यादा या सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए, तो इसके लिए हमें चारों के अंकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए हम इनके अंकों की तुलना करेंगे।
आइए पहले मीरा और रमन के अंकों की तुलना करें। चूंकि संख्या रेखा पर धन 4 धन 6 के बाईं ओर है, इसलिए धन 4 धन 6 से छोटा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धन 6 धन 4 के दाईं ओर है, इसलिए धन 6 धन 4 से बड़ा है। इसी तरह आइए समीर और अंकिता के अंकों की तुलना करें। ऋण 5 ऋण 3 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 5 ऋण 3 से छोटा है। या हम कह सकते हैं ऋण 3 ऋण 5 के दाईं तरफ है, इसलिए ऋण 3 ऋण 5 से बड़ा है। अब हम धन 4 और ऋण 3 की तुलना करेंगे। चूंकि धनात्मक पूर्णांकों का मान ऋणात्मक पूर्णांकों के मान से बड़ा होता है, इसलिए धन 4 ऋण 3 से बड़ा है। इसी के साथ हम दी संख्याओं को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, या आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी के साथ यह बता पाना आसान है कि सबसे ज्यादा अंक रमन को और सबसे कम अंक समीर को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर निरूपित यानी रिप्रेजेंट कीजिए। किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को 0 से व्यक्त कर सकते हैं। अब पहली संख्या है धन 3, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर पूर्णांक धन 3 निरूपित करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुँचेंगे उसे नाम देंगे धन 3। अगली संख्या है 5। क्या आप बता सकते हैं यह धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? सोचिए। आपने सही सोचा। धनात्मक पूर्णांक साधारणतः चिन्ह के बिना ही लिखे जाते हैं, इसलिए 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। धन 3 की ही तरह संख्या रेखा पर संख्या 5 को निरूपित करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और अंतिम बिंदु को नाम देंगे 5 या धन 5। अगली संख्या है ऋण 6। यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए 0 के बाईं ओर 6 कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुँचेंगे उसे नाम देंगे ऋण 6। इस प्रकार हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं के बीच इन चिन्हों में से सही चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ हमें दी संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन करनी है और तुलना के आधार पर संख्याओं के बीच इन चिन्हों का प्रयोग करना है। इसके लिए हम संख्या रेखा का उपयोग करेंगे। संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के दाईं ओर हो तो वह बड़ी संख्या होती है, और अगर कोई संख्या दूसरी संख्या के बाईं तरफ हो तो वह छोटी संख्या होती है। आइए पहले 1 और ऋण 6 की तुलना करें। इसके लिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। धनात्मक पूर्णांक 1 0 से दाईं ओर 1 कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 6 0 से बाईं ओर 6 कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 ऋण 6 के दाईं ओर है, इसलिए एक बड़ी संख्या है और ऋण 6 छोटी संख्या। ध्यान दे, चिन्ह का खुला मुंह हम बड़ी संख्या की तरफ रखते हैं। ठीक इसी तरह ऋण 5 और 0 की तुलना करने के लिए आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। 0 तो हमने पहले ही व्यक्त कर लिया है और ऋण 5 0 के बाईं ओर 5 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। चूंकि ऋण 5 0 के बाईं तरफ है, इसलिए ऋण 5 छोटी संख्या है और 0 बड़ी संख्या। इसी तरह ऋण 3 और ऋण 2 की तुलना करने के लिए हम ऋण 3 और ऋण 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ऋण 3 ऋण 2 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 3
ऋण 2 से छोटी संख्या है और ऋण 2 ऋण 3 से बड़ी संख्या है। आज हमने देखे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। नीचे दी हुई संख्या रेखा पर ऋण 5 का स्थान ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर हर संख्या का एक निश्चित स्थान होता है। यहाँ संख्या 6 का स्थान व्यक्त किया गया है। इस स्थान के आधार पर ऋण 5 का स्थान ज्ञात किया जा सकता है। कई बार ऋणात्मक चिन्ह को नजरअंदाज कर ऋण 5 का स्थान धनात्मक पूर्णांक 6 के पहले व्यक्त किया जाता है। इस समझ से गलत जवाब ऑप्शन 1 प्राप्त होता है। ऋण 5 का सही स्थान प्राप्त करने के लिए हमें पहले शून्य का सही स्थान ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम 6 से बाईं ओर 6 कदम चलेंगे और इस प्रकार हमें शून्य का स्थान ज्ञात होगा। शून्य का स्थान पता होने पर अब ऋण 5 का स्थान ज्ञात करना आसान है। ऋण 5 ऋणात्मक संख्या होने के कारण इसका स्थान शून्य से बाईं ओर 5 कदम चलकर व्यक्त करेंगे। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2, ऋण 4 और ऋण 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? दो धनात्मक संख्याओं की या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या की तुलना आसानी से की जा सकती है, लेकिन कई बार दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करने में कठिनाई होती है। कई बार ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर ऋण 4 ऋण 3 से बड़ी संख्या है यह समझा जाता है और गलत जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या दूसरी संख्या के दाईं तरफ होती है तो वह बड़ी संख्या होती है, इसलिए ऋण 3 ऋण 4 से बड़ी संख्या है। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन 2। आज हमने देखी पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आज हम सीखेंगे रैखिक युग्म। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि दो कोणों के युग्म को आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं जब दो कोणों का शीर्ष यानी वर्टेक्स उभयनिष्ठ हो, दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड हो। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है, यानी कि उनके अभ्यंतर एक दूसरे को कभी भी नहीं ढकते, यानी कि उनका अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब इस आकृति को देखिए, क्या इसमें दर्शाए कोण आसन्न कोण है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ कोण ABC और कोण CBD दी गई तीनों स्थितियों का पालन करते हैं, इसलिए वे आसन्न कोण हैं। यह एक और खास बात है, क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? बिल्कुल सही। यहाँ दोनों कोण मिलकर एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ BC दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है और भुजाएं BA और BD दोनों कोणों की वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि भुजा BA और भुजा BD एक दूसरे की विपरीत दिशा में बढ़ रही है।
कोणों का ऐसा युग्म जिसमें दो कोण आसन्न कोण होते हैं और इनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में किरणें होती है, एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर कहलाता है। अगर आप कोण POQ और कोण QOR को देखेंगे तो यहाँ दोनों कोण आसन्न कोण जरूर है, लेकिन यहाँ OP और OR ये दोनों भुजाएं विपरीत दिशाओं में किरण नहीं है, इसलिए हम इन दोनों कोणों को रैखिक युग्म नहीं कह सकते। आप रैखिक युग्म कई स्थितियों में देख सकते हैं, जैसे किताब को टेबल पर रखकर उसके एक पन्ने को उठा लिया जाए तो उसके दोनों तरफ बनने वाले कोण रैखिक युग्म होते हैं। जब दो सड़कें प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है तो वे रैखिक युग्म बनाती है। इसी तरह आप निम्नलिखित उदाहरणों में रैखिक युग्म देख सकते हैं। अब चलिए एक सवाल को हल करें। दी आकृति में दर्शाए गए किन्हीं 5 रैखिक युग्मों को ज्ञात करें। इसे हल करने के लिए पहले हम आकृति में रेखाओं की पहचान करेंगे। यहाँ AD और BE रेखाएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किरण OB के कारण AD पर रैखिक युग्म बनता है, कोण AOB और कोण BOD। इसी तरह किरण OC के कारण भी AD पर रैखिक युग्म बनता है, कोण AOC और कोण COD। अगर रेखा BE की बात करें तो इस पर किरण OA के कारण कोण AOB और कोण AOE यह रैखिक युग्म बनता है। इसी तरह BE पर किरण OC के कारण कोण BOC और कोण COE यह रैखिक युग्म बनता है। क्या आप एक और युग्म का पता लगा पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा रैखिक युग्म। अगले वीडियो में हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इस कैंची को देखिए। अगर हम इसकी दोनों भुजाओं को रेखाएं यानी लाइंस मान ले तो यहाँ हमें 2 रेखाएं प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती नजर आती है। इनके प्रतिच्छेदन से यहाँ 4 कोण यानी एंगल्स बन रहे हैं। चलिए इसे आकृति के रूप में व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ रेखा AB रेखा DC को बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसके कारण यहाँ 4 कोण बन रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं वे कौन से हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इनके नाम हैं कोण AOT, कोण DOP, कोण BOC और कोण COA। चलिए कोण AOD की बात करते हैं। यह कोण किरण यानी रे OA और किरण OD से बना है। अगर यहाँ हम देखें तो किरण OB किरण OA की विपरीत किरण यानी अपोजिट रेज है और किरण OC किरण OD की विपरीत किरण है। यहाँ इन विपरीत किरणों से कोण BOC बना है। किन्हीं 2 किरणों से बना कोण और उनके विपरीत किरणों से बना कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसलिए कोण AOD और कोण BOC एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या अब आप कोण COA का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही, कोण COA का शीर्षाभिमुख कोण है कोण BOD। ध्यान रहे, शीर्षाभिमुख कोण आसानी से पहचानने के लिए हम शीर्ष से विपरीत दिशाओं में देखते हैं। अब चलिए शीर्षाभिमुख कोणों के गुण देखें। इस आकृति में दर्शाए शीर्षाभिमुख कोणों को देखिए। क्या वे बराबर लग रहे हैं? सोचिए सोचिए। चलिए पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए हम इनका माप ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। कोण AOD का माप ले। चांदे को ठीक प्रकार से रखकर हमें कोण AOD का माप प्राप्त होगा 45 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम कोण AOD के शीर्षाभिमुख कोण BOC का माप ज्ञात करेंगे तो यह हमें 45 ही प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम कोण COA का माप ज्ञात करेंगे तो यह हमें 135 डिग्री प्राप्त होगा, जो कि कोण BOD के माप के बराबर ही आएगा। इससे हमें पता चलता है कि 2 शीर्षाभिमुख कोणों का माप बराबर होता है। इस तरह से 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं।
चलिए इसे सत्यापित करें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब हम एक रेखा पर बने दो कोणों की बात करते हैं तो वे एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर है। और जैसा कि आप जानते हैं, रैखिक युग्म का कुल माप 180 डिग्री होता है। इस समझ से रेखा AB के लिए हम लिख सकते हैं कोण AOD धन कोण DOB बराबर 180 डिग्री, और रेखा CD के लिए हम लिख सकते हैं कोण AOD धन कोण COA बराबर 180 डिग्री। इसे समीकरण 1 नाम दें, इसे समीकरण 2 नाम दें। यहाँ अगर हम समीकरण यानी इक्वेशन 1 से समीकरण 2 को घटाएं तो हमें प्राप्त होगा कोण AOD धन कोण DOB ऋण कोण AOD धन कोण COA बराबर 180 डिग्री ऋण 180 डिग्री, यानी कि कोण AOD धन कोण DOB ऋण कोण AOD ऋण कोण COA बराबर 0, यानी कि कोण DOB ऋण कोण COA बराबर 0। इस व्यवकलन का परिणाम 0 तभी संभव है जब कोण DOB और कोण COA बराबर हो। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या आप इसी प्रकार से यह सत्यापित कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC है? स्वयं प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा शीर्षाभिमुख कोण। अगले वीडियो में हम तिर्यक छेदी रेखा का अर्थ समझेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। दो दोस्त राम और राज के पास एक गुल्लक है जिसमें 50 रुपए हैं। अब वे दोनों व्यक्तिगत रूप से उस गुल्लक में कुछ और रुपए डालते हैं, जिससे गुल्लक में कुल धनराशि 80 रुपए तक पहुंच जाती है। अब आपके लिए एक चुनौती है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक दोस्त ने कितने रुपए का योगदान दिया? पर रुकिए, हमें इसके लिए एक सुराग दिया गया है। सुराग बताता है कि राम ने राज के योगदान की दुगनी रकम गुल्लक में डाली है। क्या इस सुराग के साथ अब आप उत्तर ढूंढ सकते हैं? आइए दोस्तों, हम इस तरह की चुनौतियों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इस सत्र में हम चर यानी वेरिएबल तथा समीकरण यानी इक्वेशन नामक 2 गणितीय संकल्पनाओं को सीखेंगे। चलिए पहले हम दी गई जानकारी को लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि गुल्लक में पहले से 50 रुपए मौजूद थे। अब राम और राज ने उसमें कुछ रुपए डाले, पर हमें नहीं पता कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान दिया। तो चलिए अभी के लिए राज के योगदान के सामने एक सिक्का प्रतीक रखते हैं। पर राम का योगदान का क्या? यह सुराग हमें बताता है कि राम ने राज के योगदान की दुगनी रकम का योगदान दिया है। तो चलिए राम के योगदान के सामने 2 सिक्के रखते हैं। अब हो गए कुल 3 सिक्के। क्या आप समझे हमने यहां क्या किया? ये सिक्का हमें उस अनजान रकम की पूरी जानकारी रखने में मदद करता है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। इस सिक्के का मूल्य अलग अलग संख्याएं हो सकती है, इसलिए इसका एक विशेष नाम है चर। हम ये देख चुके हैं कि हर चीज जो एक अनजान मात्रा को सूचित करती है चर कहलाती है। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल कहते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि गुल्लक में कुल धनराशि 80 रुपए है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम इस टेबल से क्या व्याख्या कर सकते हैं? यह टेबल हमें बताता है कि 50 रुपए और 3 सिक्के का योग 80 के बराबर है। तो हम इस जानकारी को सरलता से ऐसे लिख सकते हैं। समता के चिन्ह की बाईं ओर के दोनों भागों का योग दाईं ओर की संख्या के बराबर है। हमने अभी तक सभी जानकारी को एक सादे गणितीय रूप में संक्षेप किया। अब हमें बस इस सिक्के का मूल्य पता करना है। जानकारी को लिखने का ये रूप एक समीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे एक इक्वेशन कहते हैं। कोई भी समीकरण में आमतौर पर सिक्के जैसे चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। इससे समीकरण को लिखना और सरल हो जाता है। चलिए अब सिक्का प्रतीक को x से बदलते हैं। अब हमारा समीकरण ऐसा बन जाता है, 50 और 3 गुणा x का योग 80 के बराबर है। अभी के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं। x के मूल्य का अनुमान लगाइए। उदाहरण के लिए अगर हम x को 5 के बराबर मानते हैं तो बायां पक्ष 50 और 15 के योग मतलब 65 के बराबर होगा। पर ये 80 के बराबर नहीं है, तो 5 सही उत्तर नहीं है। फिर सही उत्तर क्या हो सकता है? हम आगामी पाठों में ऐसी समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस तरह की समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है और अंग्रेजी में हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। इन शब्दों से हमारा क्या मतलब है, ये हम अगले पाठ में कुछ दिलचस्प उदाहरणों से समझेंगे। संक्षेप में हमने देखा कि चर और समीकरण नामक दो गणितीय संकल्पनाएं क्या होती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हम कुछ उदाहरणों द्वारा यह देखते हैं कि कौन से समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाए जाते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि हमें दी गई हुई जानकारी को एक ऐसे समीकरण में कैसे संक्षिप्त करते हैं। क्या आपको याद है कि यह समीकरण हमें क्या बताता है? यहाँ x एक चर है जिसका मान हम ढूंढना चाहते हैं। यह समीकरण हमें बताता है कि बाएं पक्ष का कुल मान दाएं पक्ष यानी 80 के बराबर होना चाहिए। आइए इस सत्र की शुरुआत हम इन समीकरणों के साथ करते हैं। हम देख सकते हैं कि पहले समीकरण में हमारे पास दो चर है x और y। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी दो चर है a और b। लेकिन हमारे अंतिम समीकरण में केवल एक चर है जो x है। इसलिए केवल इस समीकरण को हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं। अब यहाँ एक चर वाले कुछ समीकरण हैं। पहले समीकरण को देखिए। चर x की उच्चतम घात 1 है। दूसरे समीकरण में x की उच्चतम घात 2 है। क्या आप अन्य दो समीकरणों में चरों की उच्चतम घात खोज सकते हैं? बिल्कुल सही। समीकरण 3 और 4 में चर x के उच्चतम घात 3 और 1 क्रमश है। कोई भी समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण तब कहलाता है जब उसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है। तो क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन से समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं? हम देखते हैं कि यह दोनों समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं और ये दोनों रैखिक समीकरण नहीं हैं। आइए हम कुछ और समीकरण देखते हैं। इन 4 समीकरणों में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है? पहले समीकरण पर ध्यान दें। इस समीकरण में चर x की उच्चतम घात 2 है। इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। अब दूसरे समीकरण में हम देख सकते हैं
कि चर x की उच्चतम घात 3 है। इसीलिए यह समीकरण भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। अब हम तीसरे समीकरण पर विचार करते हैं। यहाँ चर y की उच्चतम घात 1 है, इसीलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब चौथे समीकरण पर चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि चर a और b की उच्चतम घात 1 है, तो यह एक रैखिक समीकरण है, लेकिन क्योंकि हमारे पास दो चर a और b है, इसीलिए यह समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। इसीलिए केवल तीसरा समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इस सत्र में हमने कुछ उदाहरणों द्वारा देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। एक चर मतलब समीकरण में केवल एक ही चर है, और रैखिक मतलब उस चर की उच्चतम घात 1 है। अगले पाठ में हम यह देखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमें आमतौर पर क्या भ्रम होते हैं। दोस्तों, हम इस सत्र में रैखिक समीकरणों से जुड़े कुछ सामान्य भ्रमों को देखेंगे। इस समीकरण को देखिए। हमने यह सीखा है कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें केवल एक ही चर है और दूसरा चर की सबसे उच्चतम घात 1 है। अब इन दोनों समीकरणों को देखें। क्या आपको लगता है कि यह दोनों एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं? नहीं, केवल पहला समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर की सबसे उच्चतम घात 1 है। पर जैसा कि आप दूसरे समीकरण में देख सकते हैं, चर 2 बार दिखाया गया है और दोनों बार इसकी घात 1 है। तो फिर दूसरा समीकरण रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? आइए पता लगाते हैं। इस समीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समीकरण में x 5x से गुणा हो रहा है। तो इस समीकरण में x से संबंधित पद 5 गुणा x होगा। यहां हम देखते हैं कि एक ही आधार x वाले 2 पदों को गुणा किया जा रहा है, इसलिए उनके अलग अलग घात जुड़ जाएंगे और अंतिम पद 5x वर्ग होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, x की घात 2 है। इसीलिए परिभाषा के अनुसार दूसरे समीकरण को रैखिक समीकरण नहीं माना जा सकता है, और इसीलिए दूसरा समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इन समीकरणों को ध्यान से देखें। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से कौन से एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं? पहला और तीसरा निश्चित रूप से एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। पर दूसरे समीकरण का क्या? दूसरे समीकरण में थोड़ी असमंजस है, क्योंकि इस समीकरण में चर समीकरण की दाईं ओर है, लेकिन यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? कोई भी समीकरण में चर का पक्ष मायने नहीं रखता है। समीकरण केवल हमें बताता है कि बाएं तरफ के व्यंजक का मान दाएं तरफ के व्यंजक का मान के बराबर होगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर समीकरण के किसी भी तरफ हो सकता है। हम अपने इस सत्र को यही समाप्त करेंगे। इस सत्र में हमने 2 सामान्य भ्रमों के बारे में सीखा जो एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करते समय उत्पन्न हो सकती है। अगले पाठ में हम यह सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह हल कर सकते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में
हम उस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देखकर डरते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांच से भरा होता है। जी हां, आज हम फिर चलेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के सांपों की दुनिया में, यानी चलेंगे सांप घर में और जानेंगे सांपों के बारे में कुछ अनोखी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान में विषहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौजूद हैं। विषहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैंड बोआ हैं, तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतीय नाग और वाइपर रेसल जैसे सरीसृप हैं। पूरे विश्व में सांपों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है, वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहाँ कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज हम भारतीय नाग और वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलते हैं। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक बार शिकार को निगलने के बाद कोबरा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिंदा रह सकते हैं। महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, जो ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांव के आसपास रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं जो मुख्यतः रेंगने वाले जीव, छिपकलियों और मेढकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये प्रायः 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है, जिसे वो 48 से 69 दिनों तक सेकती है। नाग के बाद हम वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलेंगे। वाइपर रेसल भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करैट से कम जहरीले हैं, फिर भी ये सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। वैसे तो ये स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, पर छेड़े जाने के बाद बेहद गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं। ये लगभग 4 फुट लंबे होते हैं। इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है
तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। ये सामान्यतः भूरे रंग का सांप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। इसके फुफकारने की आवाज काफी तेज होती है, जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। अगर इस सांप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक ऊपर में आपको 2 छिद्र, बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे। वो पिट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ताप संवेदी आपके होते हैं। ये बेसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है। वो हीट सेंसर्स हैं इसके, और वो अपने करता है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं। हमारे जितने भी विषैले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं, इसमें सबसे बड़े विषैले दांत इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग इस सांप को अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है। तो लोगों को लगता है ये अजगर है, क्योंकि काफ़ी मोटा सांप हो जाता है ये। इसको पहचाना बहुत आसान है। इसके बॉडी के साइड में आपको गोल चिन्ह जैसे मिलेंगे। सर का आकार भाले जैसा होता है, गर्दन पतली होती है, और नाक के ऊपर आपको बड़े बड़े 2 छेद जैसे दिखेंगे। ये सांप रसल्स वाइपर है, और ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। ये करीबन एक बार में आपको 30 से 35, 40 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके काटने पे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये भी सांप दूसरे सांप को भी मार करके खाना पसंद करते हैं। चूहे इसका प्रिय भोजन है। पक्षी के अंडे, पक्षी खाना भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद सांप घर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर सांपों की इस अनोखी दुनिया का आनंद उठाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। अपने शारीरिक बनावट और स्वभाव के कारण ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले बंदर की। ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। शेर के मुंह जैसे ये बंदर के गर्दन पर शेर की तरह ही बड़े बड़े बाल होते हैं, और एक पूंछ होती है जिस पर शेर जैसे ही बाल होते हैं, जिससे ये शेर जैसा ही दिखता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और काफी चंचल होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में काले बंदरों का एक बहुत ही सुंदर एनक्लोजर बनाया गया है। नर काला बंदर मादा काले बंदर के अपेक्षा बड़े होते हैं। नर के शरीर की लंबाई 51 से 61 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की लंबाई 46 सेंटीमीटर। इनके पूंछ की लंबाई 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। ये सामाजिक जानवर होते हैं और हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इनके समूह में सामान्यतः 12 से 20 काले बंदर होते हैं। वैसे तो इनकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये अपने आगे की दोनों टांगों का इस्तेमाल हाथों की तरह करते हैं, चाहे खाना तोड़कर खाना हो या फिर एक डाली को पकड़कर दूसरी डाली पर छलांग लगाना हो। ये बहुत ही चालाक और समझदार होते हैं। ये सर्वहारी होते हैं, लेकिन इन्हें फल, फूल, पत्ते, सब्जी खाना ज्यादा पसंद है। कभी कभी ये कीड़े मकोड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 38 वर्षों का होता है और इनका वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने के गर्भकाल के बाद मादा काला बंदर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड टेल मकाक एक इंडेमिक मकाक है जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और ये नेटिव टू इंडिया है, और वर्ल्ड में कहीं और इसके पाए जाने की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है।
लैंड टेल मकाक एक मीडियम साइज़ का मकाक होता है और इनका पिक्यूलियर नेम इसलिए दिया गया है कि इनका जो टेल पोर्शन होता है उसमें एक टफ्ट पाया जाता है हेयर का, ब्राउन कलर का, जो लायन से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त इनके मेल और फीमेल में गर्दन के किनारे ऐसे इनका बॉडी का कलर ब्लैक होता है, जो इनका मॉर्फोलॉजी है, और गर्दन के साइड में चारों तरफ सर पे बाल होता है, मेन होता है, जिसे मेन कहा जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है, जो इसे एक अलग सा रूप देता है। लैंड टेल मकाक हैं, ये अर्बोरियल इन नेचर होते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये ऊंचे वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं और काफ़ी कम ही ज़मीन पे नीचे उतर कर आते हैं। इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो फीमेल होती हैं उनमें 4 साल में आ जाती है और मेल में लगभग 6 साल में आता है। बच्चे का वज़न जन्म के समय लगभग 450 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास ही होता है और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जनरली एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल रहती हैं और जो मेल होते हैं वो काफ़ी डोमिनेंट होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 2 है। लास्ट ईयर इन्हें वंडलूर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया था। सामान्य बंदर, जिसे हम अक्सर गांवों में या कस्बों में अपने आसपास देखा करते हैं, ये सभी प्रकार के जंगलों और आबादी वाले स्थानों के पास पाए जाते हैं। इन बंदरों के झुंड को ट्रूप्स कहा जाता है और हर ट्रूप या समूह में एक या एक से ज्यादा नर और मादा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये ज्यादातर फल, फूल, पत्ते और अनाज खाते हैं। मानव बस्तियों में ये लोगों के द्वारा दिए गए पके खाने को भी खा लेते हैं। आज हम लोग जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बंदर, एक कॉमन बंदर जिसे रेसस मकाक भी कहा जाता है। इसकी शारीरिक अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो ये इनका चेहरा जो है गुलाबी रंग का होता है, सुनहरे रंग का शरीर पे बाल होता है। इनके जो ग्रुप की खासियत होती है, इनके ग्रुप में मेल जो होते हैं एक होते हैं और जो मेल जो हैं दूसरे मेल को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और इनके सब एडल्ट को भी ये अलाउ नहीं करते हैं अपने झुंड में और एक मादा के साथ में इनका ये परिवार चलता है और इसमें झुंड इनका बढ़ता चला जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव के लिए इन्हें जो भोजन के रूप में दिया जाता है चना, मूंगफली, मौसमी फल दिया जाता है और ये ऋतु के हिसाब से संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके आहार में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज इत्यादि हम लोग खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रदान करते हैं। उसी तरह से जाड़े के मौसम में इन्हें शहद और गुड़ इत्यादि हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव पे भी प्रतिदिन केजों की सफाई की जाती है हमारे पशुपालक के द्वारा। पूरा चारों तरफ से इनके पानी से पूरी धुलाई की जाती है। सब पूरा साफ करने के बाद में ही दर्शकों के लिए इन्हें खोला जाता है। पटना जू में आने वाले बच्चों के लिए ये एनक्लोजर उन्हें इन जानवरों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनका भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शक इस एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।